हेलो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1905 यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके 1918 तक के पीरियड को कवर किया था और इसको हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट फेज नाम दिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी के बारे में। देखो, गांधी जी के बिना आपका प्रिपरेशन अधूरा है। गांधी जी के बिना पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल अधूरा है। तो गांधी जी को अच्छे से कवर करना तो बनता है। ये क्या है? तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। अब ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे क्या कर रहा है? तो देखो, इसी समय में हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेके 1918 तक चला था। इस दौरान हमारे भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ा था, तो इसको भी हम लोग साथ साथ समझेंगे। इसीलिए मैंने ये मैप लगाया है, क्योंकि मैं बार बार इस लेक्चर के दौरान मैप को रेफर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस समय के वॉइसरॉय की। दोस्तों, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय में भारत में वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन से वाले? तो सेकंड वाले। ठीक है। कब से कब तक की बात है? तो 1910 से लेके 1916 तक का इनका कार्यकाल था। दोस्तों, अब याद कैसे रहेगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 1911। ये क्यों याद रखना है? तो देखो, इनके समय में जो जो चेंजेस हुए मेजरली 1911 में ही हुए, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 1911 याद रख लेते हो तो 11 का जो ये 11 है वो आपको सेकंड याद रखने में मदद करेगा। इसके अलावा 11 से जुड़ी बहुत सारी चेंजेस हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखो, ये हमारा भारत का पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे है मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पे है बंगाल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने देखा था जो किस तरीके से बंगाल में वाइसरॉय बैठता है और बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी गवर्न करता है। लेकिन अब जो कैपिटल है वो धीरे धीरे नहीं, 1911 में ही दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो आपको याद ऐसे रखना है, जो 1911 ऐसे याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। 1911 में कैपिटल बंगाल से निकल के दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। कब होता है? तो दोस्तों, ये होता है जब किंग फिफ्थ का कोरोनेशन दरबार लगता है दिल्ली में। कब लगता है? तो 1911 में भी यही चीज लगी जाती है। और यहाँ पे इन्होंने घोषणा की थी जो कैपिटल को अब दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव है। ठीक है। इनका ये कहना था जो अब हम लोग सेंट्रल लोकेशन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। और वहां पे पहले से ही एक इंपीरियल लेगेसी थी। जैसा कि आपने देखा था, जो मुगल साम्राज्य जो था वो दिल्ली में लास्ट में रूल कर रहा था। लेकिन असल कारण ये भी था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बंगाल जो था वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग वहां पे यूनाइट हो गए थे। बहुत सारे लोग वहां पे यूनाइट हो जाने के कारण अक्सर ब्रिटिशर्स को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता था, तो इन्होंने कैपिटल को मूव ही कर दिया। ठीक है। इसी दौरान 1915 में हिंदू महासभा का भी फाउंडेशन होता है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है? तो चीजों को जब हम क्रोनोलॉजिकली देख रहे हैं तो बस इतना समझ लो, जो हिंदू महासभा का जो फाउंडेशन है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुआ था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1906 में आपको बनाया जाता है मुस्लिम लीग। उस समय में थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनके समय में बनाया जाता है हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इतना ही बस आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं उन तीन दरबार की। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा जो कितने दरबार लगे थे दिल्ली दरबार, तो टोटल लगे थे तीन। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार 1911 वाला। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 1877 का। दोस्तों, याद करो, जब हम लोगों ने लॉर्ड लिट्टन के बारे में पढ़ा था तो फिर मैंने आपको बताया था जो किस तरीके से क्वीन विक्टोरिया जो हैं उनको केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है। ये जो रॉयल दरबार है वो लिट्टन के द्वारा अटेंड किया जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 का रॉयल दरबार अटेंड किया जाता है, जिसमें एडवर्ड सेवेंथ जो है उनको ताज पहनाया जाता है। कहाँ? तो इंग्लैंड में। यही खासियत है 1911 के दरबार की। 1911 में क्या होता है, जो जॉर्ज फिफ्थ जो है वो भारत में उनका ताजपोशी होता है। एकमात्र ऐसे किंग थे जिनकी ताजपोशी भारत में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। और इसी समय में कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। एक सवाल है,
Which organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? देखो, लॉर्ड हार्डिंग जो थे ना, दिल्ली में उनको 1912 में इनके ऊपर में बम फेंका जाता है। किसके द्वारा? तो अनुशीलन समिति के द्वारा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस प्लॉट के पीछे कौन थे? तो थे रास बिहारी बोस। दोस्तों, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। और इसमें आपको बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, आमिर चंद और अवध बिहारी, इन सभी को फांसी दे दी जाती है। आपको याद रखना है अनुशीलन समिति और जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बम चलाया था। बच गए थे वैसे लॉर्ड हार्डिंग। महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में, याद रख लेना, पोरबंदर गुजरात में ये होता है। और 2007 में अक्टूबर 2 को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी घोषित करते हैं, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना, पूछते हैं। फादर का नाम करमचंद गांधी, मदर का नाम पुतली बाई, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई। दोस्तों, गोखले के बारे में मैं आपको बता दूं, उससे पहले आप एक चीज समझो। गांधी जी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सारी चीजों को आप क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो फिर चीजों को वैसे अगर आप याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब आप क्रोनोलॉजिकली चीजों को देखोगे तो चीजें आपको याद रह जाएंगी। तो याद आपको ये रखना है, जो गांधी जी 1915 में भारत आए थे, अगर आप ये पीरियड याद रख लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आसान हो जाएगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो जब गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? जब 1915 में गांधी जी भारत आए थे तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा था, जो तुम एक काम करो, तुम मुंह को रखो बंद, कान को रखो खुले और पूरा भारत घुमाओ। तो ये निकल गए थे भारत भ्रमण पे, ठीक है। दोस्तों, बिहार में एक पार्टी आई है जिसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर की ये पार्टी है। तो जब प्रशांत किशोर ने पार्टी की स्थापना की थी तो मोतिहारी से उन्होंने किया था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो चंपारण से स्टार्ट किया था इन्होंने पहला सत्याग्रह भारत का, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बिहार घूमना शुरू किया। किसने? तो प्रशांत किशोर ने। किसके तर्ज पे? तो गांधी जी के तर्ज पे। गांधी जी जब आए थे तो इन्होंने भी सबसे पहले भारत घूमना शुरू किया था, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कॉपी की गई हैं गांधी जी से डायरेक्टली। अब क्यों ना करें, क्योंकि राष्ट्रपिता जो ठहरे। तो प्रशांत किशोर को गांधी जी ने इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन गांधी जी को किन किन के द्वारा इन्फ्लुएंस मिला था? तो एक किताब है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इस किताब ने गांधी जी को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था। इसके अलावा बाइबल, भगवत गीता, इन सभी से भी गांधी जी को इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं जैसे इमर्सन, थियोरियो, लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने भी गांधी जी को इंस्पायर किया था। यही कारण है जो टॉल्स्टॉय के नाम पे इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था साउथ अफ्रीका में, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब चलिए कुछ लिटरेरी वर्क्स को देख लेते हैं। देखो, गांधी जी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी। देखो, किताबों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं ना, वो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में दिखती है, तो इसलिए मैंने दो ही चीज़ें मेंशन की है। स्टैटिक जीके में देख लेंगे, अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसमें उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स का भी और वीकली जर्नल्स का भी संपादन किया था, एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन भी दिया था, जिसके बारे में भी हमें देखना है। यहाँ पे गौर आपको क्या करना है? तो आपको पीरियड गौर करना है। 1915 में ये भारत आए थे, इसको आप रेफरेंस मानो, अब फिर पीरियड को गौर करना। सब में मैंने पीरियड लगा दिया है ताकि आपको कुछ चीजें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर सवाल फंसाने वाले इससे आते हैं। हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने लिखा था। 1909 में अगर ये इन्होंने लिखा था तो आप मुझे बता सकते हैं जो ये साउथ अफ्रीका में लिखा गया होगा या भारत में लिखा गया होगा? साउथ अफ्रीका में लिखा गया होगा, क्योंकि भारत में तो ये 1915 में है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी थी, 1927 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसमें गांधी जी के 1921 तक के जीवन तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। इन्होंने 1921 तक के पीरियड का वर्णन किया है। इसके अलावा एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओपिनियन 1903 से लेके 15 तक ये लिखा गया था, एडिट किया गया था गांधी जी के द्वारा। आप मुझे बता सकते हैं ये कहाँ पे किया गया होगा, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? तो दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियन ओपिनियन फॉर द मोरल, पॉलिटिकल एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, पब्लिश्ड एवरी फ्राइडे, ठीक है। तो जैसा कि आपने समझा, ये वीकली जर्नल था। इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड तमिल में प्रकाशित किया जाता था। जो भी इंडियन सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका में, वो इसको खरीदते थे, उसको पढ़ते थे, उन्हीं के लिए ये किया जाता था। हरिजन, ये भारत में किया गया था। इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में ये छपता था।
यंग इंडिया नवजीवन 1919 से लेके 1931 तक था, ये इंग्लिश और गुजराती में ये पब्लिश होता था। ठीक है, देखो नवजीवन जो है ये गुजराती संस्करण है, यंग इंडिया जो है वो इंग्लिश संस्करण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब कुछ टाइटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा बोला था, तो महात्मा टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाफ नेकेड सेंट, नंगा फकीर, इंडियन फकीर, ट्रेटर, फकीर, ये सारे टाइटल किसने दिया था? हाफ नेकेड सेंट जो है, इंडियन फकीर जो है, ये विंस्टन चर्चिल ने इनको बुलाया था 1931 में। ठीक है, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बड़ा ही मजेदार चीज मुझे देखने को मिला। जो गांधी जी से रिपोर्टर पूछ रहा है इंग्लैंड में, जो गांधी जी आप क्या किंग से मिलने से पहले आपने क्या पूरे कपड़े पहने हैं? आपको क्या लग रहा है? तो गांधी जी ने कहा जो इसकी परवाह तुम मत करो, जितना तुम्हारे किंग ने पहना है वो हम दोनों के लिए काफी है। ठीक है, तो गांधी जी हाजिर जवाब तो जरूर थे। ठीक है, और आगे जब मैं गांधी जी के बारे में बताऊंगा तो इन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, इनको सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था 1944 में। ये कैसे बुलाया था? तो सिंगापुर में थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस समय में गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, एक रेडियो के प्रसारण में इन्होंने बोला था। ठीक है, चलिए अब गांधी जी के जर्नी को देखते हैं, क्रोनोलॉजिकली देखेंगे। शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से। देखो साउथ अफ्रीका ये 1893 में गए थे और 1914 तक वहां तक थे। भारत में ये 1915 में चले आते हैं। 1893 में जब साउथ अफ्रीका आते हैं तो इनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है बाहर। तभी से इन्होंने कसम खा ली थी जो अब लड़ाई सिविल राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, मतलब सिविल राइट्स अब दिला के रहेंगे लोगों को। गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते क्यों हैं? तो वहां पे एक फर्म था, उसके फाउंडर थे दादा अब्दुल्ला, उनके यहाँ ये एज अ लीगल एडवाइजर काम करने गए थे। ठीक है, 1894 में इन्होंने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अब ये नताल क्या है दोस्तों? नताल एक जगह है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक जगह है जो कि बेसिकली इंडियन सेटलर्स वहां पे थे, और उनको बहुत ही ज्यादा नस्ल भेदी कानून यानी कि रेशियल लॉज जो होते हैं ना, उस उनका सामना करना पड़ता था, और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। जाने के ठीक एक साल बाद ही इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल नहीं, नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। ठीक है, 1899 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी ड्यूरिंग द बोयर वॉर। अब ये बोयर वॉर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो इसलिए मैंने मैप लगाया था। देखो ये है आपका साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे ना बोयर कम्युनिटी रहती थी। अब ये बोयर कम्युनिटी कौन थे? तो यहाँ से डच लोग आके सेटल हो गए थे, फ्रांस के लोग कुछ आके सेटल हो गए थे। अब यहाँ पे बोयर लोग तो रहते थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स से उलझना पड़ा। किस लिए उलझना पड़ा? तो देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे आपको गोल्ड मिलता था अच्छा खासा, और डायमंड भी मिला था। आपको स्टैटिक जीके में एक सवाल पूछते हैं, जो किम्बरली माइन कहाँ पे है? तो वो साउथ अफ्रीका में है। किम्बरली माइन डायमंड्स के लिए जाना जाता है। तो फिर यहाँ पे गोल्ड भी मिल रहा है और डायमंड भी मिल रहा है, तो फिर ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले आएंगे। तो इन्होंने बोयर से लड़ाई लड़ी। अब ये जो बोयर से लड़ाई लड़ी, तो पहली बार तो बोयर ने हरा दिया था, लेकिन वो तो छोटी मोटी लड़ाई थी। सेकेंड बोयर वॉर जो था वो बहुत ही निर्णायक वॉर था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीतते हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं गांधी जी। गांधी जी साथ तो दे रहे हैं लेकिन सिर्फ वॉलेंट्री वर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझ लेना जो इन्होंने हिंसा का मतलब हिंसा अपना लिया था, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये वॉलेंट्री वर्क्स जो होते हैं ना, इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी। किस लिए किया था? इसलिए किया था ताकि इनको लगता था जो इसी बहाने ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत पे थोड़ा सा रहम करके कुछ राइट्स दे देंगे, लेकिन वो गलत थे। लेकिन इनको मिला क्या? तो इनको मिला केसरी हिंद का मेडल। ठीक है, जो इन्होंने वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया, 1899 तक आपने समझ लिया। इसी बीच में गांधी जी आते हैं भारत आते हैं तो छोटे पीरियड के लिए आते हैं, वेकेशन पे आते हैं। ठीक है, इसी समय में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बुलाया जाता है कलकत्ता में। ठीक है, तो ये गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ये बात मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था। 1904 की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया था जर्नल। ठीक है, और इसी समय में इन्होंने फीनिक्स फार्म डरबन में
साउथ अफ्रीका के डरबन में इस्टेब्लिश किया था। इसी फिनिश फार्म से इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। इतना आपने समझ लिया। 1906 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो साउथ अफ्रीका में ही था। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण में था। ये आपको समझना होगा किस लिए इन्होंने पहला सत्याग्रह रखा था। तो देखो, एक एशियाटिक ऑर्डिनेंस था, ट्रांसवाल जो क्षेत्र है वहां में। यहाँ पे क्या है ना, जो इंडियंस को रजिस्टर करना पड़ता था और हमेशा उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में रखना पड़ता था। ठीक है, जिसमें उनके अंगूठे के निशान होते थे। तो ये एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग था और ये एक तरीके से ब्लैक एक्ट कहा गया। ठीक है, और इसलिए गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। कहां पे? तो जोहानिसबर्ग में। तो गांधी जी ने पहली बार जेल की यात्रा कब की थी? तो जोहानिसबर्ग में की थी। ठीक है, लेकिन जेल से छूटते ही इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी जोहानिसबर्ग में ही, जो कि सत्याग्रह के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन के सामने आया था। 1913 में इन्होंने मैरिज लॉ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब ये मैरिज लॉ डिस्क्रिमिनेशन क्या था? तो देखो, ऐसा है, जो बाहर से आके सेटल हुए थे ना, उनकी जो, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं हो तो आपकी शादी को मानेंगे ही नहीं। तो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी वाली शादी को ही अधिकार दिया गया था, बाकी किसी शादी को अधिकार ही नहीं दिया गया था। इसी के कारण गांधी जी ने आवाज उठा दी थी 1913 में। 1914 में ये साउथ अफ्रीका से भारत चले आते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे नॉन वायलेंट स्ट्रगल की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी की जर्नी भारत में 1950 से ऑनवर्ड्स। गांधी जी बॉम्बे आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। 9 जनवरी को याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम बनाया था 1915 में, जिसको 1917 में इन्होंने साबरमती शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, गोखले के सजेशन पे इन्होंने ऑल इंडिया टूर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1916 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस का लखनऊ सेशन अटेंड किया था। वहां पे एक और व्यक्ति पहुंचे थे बिहार से, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, उन्होंने बताया जो किस तरीके से बिहार में, बिहार के चंपारण में जो किसान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स की मार झेल रहे हैं, उनको फोर्सफुल इंडिगो फार्मिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को भारत आने का आग्रह किया। गांधी जी ने इसको बोला चलो ठीक है, देखते हैं, आते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी तक गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। 1917 की बात कर लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह की। ये इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, याद रखना पड़ेगा। बाद में मैंने एक टेबल दिया है, एक नेमोनिक्स भी दिया है, उसके मदद से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। 1917 में ही इन्होंने आश्रम को साबरमती मूव कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, 1915 में अहमदाबाद से साबरमती ये शिफ्ट हो जाते हैं, कोचराब से साबरमती। ठीक है, इसके अलावा ये जब आते हैं तो चंपारण मूव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रखा था। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। मतलब मैं सविनय आपकी बातों को स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरा इंडिविजुअल राइट्स है। इसी बेसिस पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो, चंपारण में चल रहा था 3 कठिया सिस्टम। कट्ठा क्या होता है? कट्ठा होता है जमीन को नापने का एक पैमाना होता है, गज कट्ठा आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कठिया का मतलब यह है, जो आउट ऑफ 20 कट्ठा, 3 कट्ठा में फोर्सफुली इनको इंडिगो लगाना पड़ रहा था किसानों को। देखो, उस समय में उतनी ज्यादा आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई नहीं थी, तो इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल यील्ड आता नहीं था। तो फिर 3 कट्ठा अगर आपको सिर्फ इंडिगो लगाना पड़ रहा है, तो इंडिगो तो कैश क्रॉप है, आप उसको खाओगे तो नहीं। तो बेसिकली सारा का सारा ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और किसान भूखे मर रहे हैं। आपने पेजेंट आंदोलन में भी ये सारी चीजें देखी थी। तो फिर राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाते हैं, बताते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है। गांधी जी भारत आते हैं। कब आते हैं? तो 1917 में, यानी कि 1916 में इनको बुलाया जाता है, 1917 में आते हैं तो फिर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी, इन सभी लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं जो किसने ज्वाइन किया था, किसने ज्वाइन नहीं किया था। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया था, तो आप कहोगे नहीं, ये तो कहानी में ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। क्या सरदार पटेल थे इस कहानी में? अभी तक तो नहीं थे। पटेल आपको बाद में आते हैं, चंपारण नहीं आएंगे, बाद कहीं और आएंगे, लेकिन आएंगे कहानी में, आएंगे गांधी जी के कहानी में, चंपारण की कहानी में नहीं। तो चंपारण की कहानी में कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख,
जेबी कृपलानी। क्या होता है आउटकम? आउटकम ये होता है, जो ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके सामने में ये बात रखी जाती है, जो भाई साहब ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आप एक कमेटी बिठाओ। तो फिर कमेटी बिठाई जाती है और इसके हिसाब से आपको किसान जो है उनको कुछ छूट दी जाती है, कुछ कंसेशन दिया जाता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, तीन कठिया सिस्टम, उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे गांधी नेशनल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ जाते हैं और महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर इसी समय में इनको दिया था। 1918 की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है। ये जो टेक्सटाइल वर्कर्स जो है ना, वो आपको छोड़ के जा रहे थे अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेग फैला हुआ था। अब जब ये प्लेग फैला हुआ था तो फिर लोगों को रोकने के लिए कंपनी ने क्या किया था, मिल ने अनाउंस किया था, जो इनको प्लेग बोनस दिया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पे रह के काम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको प्लेग बोनस दिया जाएगा। लेकिन 1918 में ये प्लेग बोनस हटा दिया जाता है और उस समय में महंगाई चरम पे रहती है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। चीजें, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो चरम पे रहती है। तो फिर यहाँ पे बोनस भी छीन लिया, लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था। इसके अलावा इन्होंने मांग की थी, लोगों ने मांग की थी, जो हमें 50% का अलाउंस दिया जाए। और यहाँ पे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस मूवमेंट का असर क्या होता है? तो मूवमेंट में इनको मिलता है सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस कैसे मिलता है? जो ये 35% पे कॉम्प्रोमाइज होता है, जो भाई मिल वाले भी बात मान जाते हैं, चलो बात को खत्म करते हैं, 35% हाइक दे रहे हैं, आओ काम पे लग जाओ। तो फिर जो जितने भी लोग थे मिल वाले, वो काम पे लग जाते हैं। चलिए खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। देखो, गांधी जी के साथ साथ यहाँ पे पटेल भी है ना, वो एज अ नेशनल लीडर इमर्ज होते हैं इन खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और ये गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब इन सभी चीजों को याद कैसे करेंगे? तो गांधी जी का केक याद रख लेना, ठीक है। सी फॉर चंपारण, सबसे पहले चंपारण होता है, उसके बाद अहमदाबाद, ठीक है, और उसके बाद खेड़ा। इन तीनों को अगर आपने याद रख लिया, सी ए के, तो काम आपका बन गया। ई फॉर इमरजेंस एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, ठीक है। बस गांधी जी का केक याद रख लेना, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे चंपारण जो था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक जो था वो अहमदाबाद में था। और खेड़ा जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। अब सवाल ये उठता है, जो ये सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ऐसा है, जो पहला सिविल डिसोबीडियंस, अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो 1930 से भारत में स्टार्ट होता है। गांधी जी का कब का था? तो वो उन्होंने चंपारण से ही इसकी झलक दे दी थी। अब होता क्या है ना, जो नॉन कोऑपरेशन में आप सहयोग नहीं कर रहे हो सरकार को, ठीक है, लेकिन आप लॉज को नहीं भी मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस में खुला उल्लंघन होता है, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस में एक्टिव रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन में पैसिव रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब, जो सरकारी नीतियां हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन हम, मेरे तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यह है, जो पूरी तरीके से कोई सहयोग नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये हम अवज्ञा करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे। आई विल डू द एक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है, मतलब रोकेंगे, चीजों को रोकेंगे। जैसे सॉल्ट लॉ है, ये लॉ बन गया, ठीक है, नमक का कानून बना दिया ब्रिटिशर्स ने, और ये कानून जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव इन नेचर है। तो फिर इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, नमक हाथ में लेके इन्होंने दांडी में नमक ये तोड़ा, जब इन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। अभी आप बस ये याद रखो, केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। चंपारण में पहला सिविल डिसोबीडियंस, सी फॉर चंपारण, सी फॉर सिविल डिसोबीडियंस। अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक याद हो जाना चाहिए। और खेड़ा यानी कि पहली बार फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन देखने को मिला। दोस्तों एक सवाल है जो आपको समझना होगा, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है, जो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चीजों को लगाना है गांधी जी से के जीवनी के अनुसार। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये चारों चीजें जो है ना वो सीरियली ही लगी गई हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 इतना अगर आपने याद कर लिया, सी ए के अगर इतना याद कर लिया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो काम हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था, जो अहमदाबाद स्ट्राइक जो था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वहां पे पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को एज अ हथियार का इस्तेमाल किया था, ठीक है। कब की बात है? तो 1918 की बात है, ठीक है।
दोस्तों बात कर लेते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि 1919 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, यहाँ पे मॉन्टेगू जो है ना, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहाँ पे ये बैठते थे? तो ये बैठते थे आपको इंग्लैंड में। और कौन से ऑफिस में? तो इंडिया ऑफिस में। ठीक है, इसका खर्चा कौन उठाते थे? तो भारतीय उठाते थे, जिसके बारे में हम लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में समझा था, दादा भाई नेहरू जी ने हमें बताया था। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो यहाँ पे भारत में वाइसरॉय थे। इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ चेंजेस किए, उसको हम लोगों को समझना होगा। अब ये सबसे पहले समझते हैं ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो देखो ऐसा है ना, ये शतरंज की चाल है। चाल कैसे है तो ये समझो। देखो, लॉर्ड कर्जन जो था वो 1905 में इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल ला दिया। क्यों ला दिया? तो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है। कहानी कुछ और थी, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन था। ठीक है, तो फिर उसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 1907 में सूरत में स्प्लिट हो जाता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, और 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, और यहाँ पे इन्होंने, सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा कर दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना, और 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में ये बताया जाता है जो मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, अब ये जो भी लोग हैं वो फिर से यूनाइट हो जाते हैं लखनऊ पैक्ट के दौरान। और लखनऊ पैक्ट के दौरान जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मुस्लिम सारे जो यूनाइट हो जाते हैं, गांधी जी का भी रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था जो भाई देखो ऐसा है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है आप मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद फंसे हुए हैं, ब्रिटिश जो है उस समय वॉर में इंगेज थी। तो फिर हमारा ध्यान इधर मत खींचो, हमें सपोर्ट करो, हम देख लेंगे जो किस तरीके से धीरे धीरे तुम्हें सत्ता दें। ठीक है, होगा तो हम लोग डोमिनियन के रूप में दे देंगे। डोमिनियन के रूप में ये है जो तुम लोग अपना सत्ता चलाओ, लेकिन तुम्हारे ऊपर में ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात हो रही थी। इसी बीच में आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये क्या कहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था, इसलिए लाया गया था जो अब इंडियंस के रोल को आगे बढ़ाना है। अब इंडियंस को उनके पे रूल करने के लिए धीरे धीरे वो उनके रोल को आगे बढ़ाना है, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ भी इन्होंने खेल किया है। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात प्रोविंसेस की बात कर लेते हैं। प्रोविंसेस यानी कि क्षेत्र। जैसा कि आपको पता होगा, जो नीचे प्रोविंसेस होते हैं उसके ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, प्रोविंसेस में इन्होंने डायआर्ची ला दिया। डायआर्ची का मतलब ये हुआ, जो देखो ऐसा है, जो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे तुम काम करो, कुछ कुछ चीजों पे हम काम करेंगे। जितने भी आपको एडुकेशन है, हेल्थ है, इस पे आपको प्रोविंस काम करेगा, इंडियन मिनिस्टर्स काम करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे लॉ, फाइनेंस, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, और ये रिजर्व्ड कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, कंट्रोल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। और जितने भी वेलफेयर चीजें होती हैं जैसे एडुकेशन, हेल्थ, ये सारे इंडियन मिनिस्टर्स तुम देख लो। इसी को इन्होंने डायआर्ची बताया। ठीक है, डायआर्ची का मतलब द्वैत शासन यानी कि डुअल रूल। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे उनको बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर पूछ देंगे जो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ से देखने को मिलता है, तो यहाँ से ही देखने को मिलता है। ऑल्दो ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, यानी कि बहुत ही कम लोगों को अधिकार था, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ये अधिकार था। जैसे मान लो अगर आप कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, जैसे आप टीचर हो, लॉयर हो, तो आपको अधिकार मिलेगा, अन्यथा आम लोगों को ये अधिकार नहीं था। क्या वुमन को था अधिकार? हाँ, महिलाओं को अधिकार था, सारी महिलाओं को नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। जो एमिनेंट महिलाएं हैं उन्हीं को यह अधिकार था। ठीक है, पुरुष को भी एमिनेंट का ही था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है। एक चीज समझ में आ गई। तो दोस्तों एक चीज आपने देखा, जो द्वैत शासन, डुअल रूल इन प्रोविंसेस, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, और इसके अलावा आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो दो यूनिट बनाए गए हैं, एक तो है काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। ठीक है, उसके बाद जो सेपरेट इलेक्टोरेट मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब यहाँ पे सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी दिया गया है। इसके अलावा एक नया पोजीशन बनाया गया है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। कहाँ पे? तो ये लंदन में बैठेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो पहली बार हाई कमिश्नर कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो इतनी सारी चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। 1919 में लाया गया था। ये एक काला कानून था जिसको नो अपील, नो दलील, नो वकील भी कानून कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है। और इसका ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट। इसके पीछे की कहानी को समझो। देखो ऐसा है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो इसी दौरान भारत में कानून लाया गया था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसके तहत आपको कोई भी चीजें अगर ऐसी हुई जो कि ब्रिटिशर्स के गतिरोध में हो, मतलब कहने का मतलब अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाओगे तो फिर आपको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत खत्म कर दिया जाएगा। ये वॉर टाइम के समय का कानून था, लेकिन आपको वॉर जो था वो 1918 में खत्म हो जाता है। लेकिन वॉर होने के कारण ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो गुस्सा था वो कॉलोनीज में, जैसे भारत कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनीज में चल ही रहा था। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इन सभी पावर को एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट में डाला, ठीक है, और लॉन्च कर दिया। यानी कि जो भी वॉर टाइम के प्रोविजन है इन्होंने जनरल समय में ये लागू कर दिया। और इसको लेके लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अब जो लोग आपको कोई क्रांतिकारी गतिविधि में आएंगे तो उनको डिटेंशन हो जाएगा, नो जुडिशियल रिव्यू, और उनकी जितनी भी सिविल राइट्स हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है। और इसके तहत आपको नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था April 6 को, यानी कि 18 मार्च 1919 को ये कानून लादा गया था हमारे ऊपर में। ठीक है। देखो वॉर है भी नहीं फिर भी लाद दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था जो दिक्कतें होंगी। तो वॉर टाइम के कानून को नया जामा पहना के, नया कपड़ा पहना के हमें भेज दिया गया। ठीक है। और इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। और इससे सबसे बड़ा घातक जो चीज हुआ उसका नाम है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। देखो हुआ यूं था, जो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पे, तो फिर आपको जलियांवाला बाग में। यहाँ पे किस लिए इकट्ठा होते हैं, तो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के विरोध में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और उस समय में लगा हुआ था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा होने के कारण क्या है, जो कहना यह था, जो 4 लोगों से ज्यादा लोग नजर नहीं आ सकते एक साथ। ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे। ठीक है। तो फिर क्या होता है, जनरल डायर जो है इसने फायरिंग कर दी थी लोगों के ऊपर में। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। और उस समय में आपको पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था माइकल ओ डॉयर। यानी कि जनरल डायर ने अनाउंस किया था फायर करने के लिए, और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डॉयर। दोस्तों सरदार उधम सिंह ने बदला लेते हुए माइकल ओ डॉयर की हत्या कर दी थी 1940 में, इतने दिन रुकने के बाद। देख रहे हो, ये सारी चीजें होती है 1919 में, लेकिन ये सरदार उधम सिंह ने डॉयर को 1940 में जाके मारा था। ठीक है। कहाँ पे, तो लंदन में जाके मारा था। तो इतना ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था। तो बदला होता है, चाहे कभी भी लिया गया हो। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया हंटर कमेटी। किस लिए बनाया, ताकि हम निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें। क्या आपको लगता है जी ये लोग आपको निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। ठीक है। तो फिर गांधी जी ने हंटर कमेटी के रिपोर्ट को व्हाइट वॉश करार दिया, यानी कि सारी चीजों को छुपा लिया गया। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने केसरे हिंद का जो मेडल इनको मिला था बोयर वॉर के दौरान, इंडियन एम्बुलेंस क्रॉप्स जो इन्होंने बनाया था, तो ये मेडल इन्होंने रिटर्न कर दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने भी इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। और ये एक्ट जो है ये धीरे धीरे 1922 में ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया गया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा था। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड कब दिया गया था, तो वो 1915 में दिया गया था जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने ये जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने ये भी वापस कर दिया था। ठीक है। और इन्होंने कहा था, जब तुम अपने लोगों पे इतनी गोलियां चला सकते हो तो नहीं चाहिए तुम्हारा नाइटहुड। ठीक है। बात कर लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। देखो दोस्तों, अगर आपको ये समझना है जो किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट हुआ, तो आपको फिर से वर्ल्ड वॉर 1 को समझना पड़ेगा, क्या कहानी हुई थी। चलिए मैप पे चलते हैं, मैप से समझा देता हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है। देखो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था ना, तो इसमें 2 खेमे बट के सामने आए थे। एक था आपको एलाइड पावर, और दूसरा था सेंट्रल पावर। ठीक है। सेंट्रल एक्सेस भी कहते हैं इसको। अब क्या है ना, जो अगर आप बीच में लाइन खींच दो तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये थे आपको एलाइड पावर, और ये थे आपको सेंट्रल पावर। ठीक है। अब ये जो टर्की जो है ना,
ये पूरा का पूरा एरिया जो था वो ऑटोमैन एम्पायर के अंतर्गत आता था। लड़ाई यहाँ पे चल रही है यूनाइटेड किंगडम स्पेन फ्रांस, ठीक है, और यहाँ पे एक जर्मनी एक जगह है। मेनली ये लड़ाई इन्हीं के साथ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको टर्की के खलीफा जो थे और ऑटोमैन एम्पायर जो था, उन्होंने जर्मनी का साथ दिया था। भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि ये उस समय में ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और इन्होंने एक शर्त रखी थी, जो आप टर्की के जो खलीफा हैं उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, ठीक है। इसी बेसिस पे इन्होंने साथ दिया था। ब्रिटिशर्स इस बात को मान गए थे उस समय में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उन्होंने ये समझा जो ऑटोमैन अंपायर को डिसमेंटल कर देंगे और टर्की से खलीफा के कैलिफेट जिसको कहते हैं ना, कैलिफेट, कि इस कैलिफेट को ही खत्म कर देने जा रहे हैं, मतलब इस पद को ही हटा देना है। और इसके लिए मुसलमानों में आक्रोश हो गया। और भारत में ये जो आक्रोश है, भारत में कमान संभाली थी अली ब्रदर्स ने, ठीक है। अली ब्रदर्स कौन हुए? तो मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। इसके अलावा और भी मुस्लिम जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, ये सभी लोगों ने साथ दिया था। मेनली इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले ये थे। गांधी जी ने इसको सपोर्ट कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट कर दिया, और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो थे वो फिर से यूनाइट हो गए, ठीक है। देखो ये जो कैलिफेट जो था ना वो 1924 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और इसके कारण ये जो खिलाफत मूवमेंट चला था, ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ था, जो एक अच्छा खासा हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलता है। और इसी समय में खिलाफत मूवमेंट जब 1919 में इसकी बात हो रही है तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। किसके लिए लॉन्च किया जाता है? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ इसको लॉन्च किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ लॉन्च किया था, और खिलाफत इशू जो था उसको भी इन्होंने कंबाइन कर दिया इस चीज को। और इन सभी चीजों का गोल क्या था? तो स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, ठीक है। दोस्तों स्वराज यहाँ पे है ना, इसका मतलब है डोमिनियन स्टेटस, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंदर ही सेल्फ रूल की बात हो रही है, ठीक है। अब यही स्वराज जो है वो आगे चल के पूर्ण स्वराज हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था कब? तो देखो कैलकाटा सेशन में इसको अप्रूव किया था सितंबर 1920 में, लेकिन दिसंबर 1920 में आपको नागपुर सेशन रखा जाता है, वहां पे इसको फिर से रेटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब कांग्रेस जो है वो मिलके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? तो पैसिव रेसिस्टेंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? तो एक्टिव रेसिस्टेंस। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उसका बॉयकॉट करेंगे, स्कूल कॉलेजेस लॉ कोर्ट्स फॉरेन गुड्स। इसी समय में कुछ इंडिजीनियस हमारे भारत में भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट होते हैं, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। इन सभी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही हुआ था, ठीक है। चरखा और खादी को बढ़ावा देना है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स और टाइटल्स जो हैं, टाइटल्स का भी बहिष्कार शुरू हो गया था। गवर्नमेंट जॉब्स भी लोग छोड़ रहे थे, आज के डेट में नहीं छोड़ेंगे लेकिन उस समय में छोड़ रहे थे, ठीक है। और नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू था, जिसमें आपको स्टूडेंट लॉयर पेजेंट्स अर्बन मिडिल क्लास इन्वॉल्व होते हैं। अब जो स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं उसमें ये पूछ देते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन लोग साथ थे कौन कौन नहीं थे, ठीक है। तो आपको समझना है जो सभी लोग थे साथ में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, क्योंकि खिलाफत के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया था, मतलब खिलाफत अलायंस भी यहाँ पे साथ में चल रहा था। लेकिन इन सभी चीजों का अंत कब हो जाता है? चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद। देखो चौरी चौरा क्या है ना, एक जगह है गोरखपुर में, वहां पे क्या है, जो एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, 22 पुलिसमैन मर जाते हैं, 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। कब की बात है? 5 फरवरी 1922, ठीक है। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गांधी जी जो है ना वो चाह रहे थे ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो नॉन वायलेंस पे टिका हो। क्यों? क्योंकि इनके पास, गांधी जी के पास उतना शक्ति नहीं था जो ब्रिटिशर्स के साथ सैन्य मुकाबला कर सकें। आप मिलिट्री के साथ नहीं जीत सकते हो ब्रिटिशर्स को, आपको नॉन वायलेंस ही अपनाना पड़ेगा, तो नॉन वायलेंस ही हथियार रखना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को ये घोषणा कर दी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब यहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो भी लड़ाई होगा ब्रिटिशर्स के साथ वो नॉन वायलेंट ही होगा, यानी कि अहिंसा पे आधारित ही होगा। दोस्तों ये कहानी होती है 1922 में, और 1922 में कांग्रेस का गया सेशन रखा जाता है। कब की बात है? तो दिसंबर 1922, गया यानी कि बिहार। यहां पे सी आर दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है समझना होगा।
अब यहाँ पे कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है। किस बात की गुटबाजी हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं जो गांधी जी ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोग कह रहे हैं जो नहीं भाई साहब, गांधी जी ने अच्छा नहीं किया। इसी बीच में आपने देखा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ चुका है, यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स आ गया है, जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है ना, उसके नंबर को बढ़ा दिया गया है। अब कुछ लोग चाह रहे थे जो चुनाव लड़े और काउंसिल में एंट्री मारे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को अंदर से तोड़े। कुछ लोग चाह रहे थे जो कोई चेंजेस ना हो। तो जो प्रो काउंसिल एंट्री वाले थे उनको स्वराजिस्ट कहते हैं। जो चाह रहे थे जो कोई चेंजेस ना हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, उनको एंटी काउंसिल एंट्री भी कहा जाने लगा, यानी कि नो चेंजर्स। नो चेंजर्स वर्सेस प्रो चेंजर्स। तो स्वराजिस्ट जो हैं उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना दी थी जनवरी 1923 में, जिसमें प्रमुख लोग थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर। मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। तो जो वकील टाइप के लोग जो थे ना, और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, वो लोग स्वराजिस्ट के भूमिका में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इनका बस इतना मानना था जो पहले चलो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहां पे कॉलोनियल पॉलिसीज जो हैं उसका विरोध करो, ठीक है, रिफॉर्म्स को बढ़ावा दो, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करो, काउंसिल पे प्रेशर बनाओ। अब जब चुनाव होते हैं 1923 में, तो ये लोग 45 सीट जीत के चले आते हैं आउट ऑफ 145 सीट्स, ठीक है, जहां पे बंगाल और सेंट्रल प्रोविंस में इनको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है। नो चेंजर्स जो होते हैं उसमें थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। ये चाह रहे थे जो गांधी जी का जितना भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वही चलता रहे। जैसे आप खादी का प्रमोशन करो, स्वदेशी का प्रमोशन करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाओ, अनटचेबिलिटी को रिमूव करो, विलेज के रिकंस्ट्रक्शन पे जोर दो। इनका ये मानना था जो अगर आप काउंसिल एंट्री कर रहे हो तो आप सीधा सीधा ब्रिटिशर्स की बात मान रहे हो, और ये अभी जो मास मूवमेंट चल रहा है इसको खत्म कर देगा, ठीक है, और ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज कर देगा। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, यानी कि नो चेंजर्स। दोस्तों अब इन सभी चीजों को हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय से समराइज करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से लेके 1921 तक थे। 1916 में होम रूल लीग आता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एनी बेसेंट जो होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया देखती हैं चीज़ों को, और इन्होंने होम रूल लीग का ऑफिस जो है, और इनका मुख्यालय जो था वो मद्रास एडयार में था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग जो है वो पुणे में बनाया था। बाद में इसको बेलगाम में शिफ्ट कर दिया गया था, है ना। होम रूल का मतलब ये हुआ जो आपको स्वराज चाहिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए। 1916 में लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, और यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो साथ में आ जाते हैं। 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद ये चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, कांग्रेस मुस्लिम लीग का अग्रीमेंट होता है। यहाँ पे एक चीज देखने को मिली थी लखनऊ पैक्ट में, जो कांग्रेस जो है ना वो आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मान जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट को मान जाती है। गांधीयन मूवमेंट की बात करें तो साबरमती आश्रम फाउंडेड इन 1916 इन अहमदाबाद। शुरू में कोचराब में था, बाद में 1917 में शिफ्ट कर दिया गया साबरमती। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। किसके खिलाफ? तो इंडिगो प्लांटर्स जो होते हैं ना, उनके सपोर्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तीन कठिया सिस्टम जो है, तीन कठिया सिस्टम, उसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी कि आउट ऑफ 20 कट्ठा, 3 कट्ठे में नील उगाने का जो फोर्सफुल था, उसके लिए ये आवाज उठाई गई थी। बाद में ये जो 3 कठिया सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होता है, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है ये आपको देखो ऐसा है ना, ये पेजेंट प्रोटेस्ट था। किस लिए था? क्योंकि उस समय में अकाल आया हुआ था, फिर भी टैक्स और रेवेन्यू जो थी ब्रिटिशर्स जो थे वो कम नहीं कर रहे थे, इसके लिए खेड़ा सत्याग्रह रखा गया था। महात्मा गांधी और पटेल दोनों इस कहानी में अच्छी खासी भूमिका में नजर आते हैं। 1917 में मॉन्टेगू का ऑगस्ट डिक्लेरेशन होता है। किस लिए होता है? तो जैसा कि हमने बताया आपको, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा होता है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ऑलरेडी परेशान होती है, और यहीं पे लखनऊ पैक्ट भी हो जाता है। तो इसी तहत मॉन्टेगू ने बोला था अगस्त डिक्लेरेशन में, जो धीरे धीरे हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट की ओर मूव करेंगे, आपको देंगे अधिकार, देंगे, वेट। 1919 की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। डायआर्ची पहली बार देखने को मिलता है, यानी कि द्वैत शासन। रिजर्व और ट्रांसफर्ड कैटेगरीज दो बनाई जाती हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, इंपॉर्टेंट है।
स्टेटमेंट वाले सवाल में यही प्रोविंसेस बदल देंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर कर देंगे, आप टिक लगा के आ जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। 1919 की बात कर लेते हैं, रॉलैट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें क्या है ना, जो डिटेंशन विदाउट ट्रायल, नो दलील नो वकील नो अपील, ठीक है। उसके बाद 1919 इसी से जन्मा जलियांवाला मैसेकर। जनरल डायर जो है उसने गोलियां चलवा दी थी इनोसेंट लोगों पे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। दोस्तों आपको मैंने शायद इस इमेज के बारे में नहीं बताया है। देखो ये जो गोली के निशान है, ये सारे के सारे जो है ना, ये गोली के निशान से इतनी सारी गोलियां चलाई गई, इतने सारे लोग मरे। और ये क्या पता है, ये कुआं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कूद कूद के जान दे दी थी, बेसिकली बचने के लिए इसमें कूदा था, बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आज भी इस दहशत को दिखाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद 1920 की बात कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट इसके साथ में कंबाइन कर दिया जाता है, गांधी जी के द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1916, हाँ एक और चीज है, 1916 में वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना, इसको धोंदो केशव कार्वे फाउंड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। 1917 में सैडलर कमीशन बनाया जाता है, किस लिए, तो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए ये चीजें लाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और इसी मृत्यु जब होती है ना, उसी समय में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जिक्र किया था। एसपी सिन्हा जो है, ये आपको उस समय में बिहार एंड उड़ीसा था एक साथ में। ठीक है, और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया गया था, उसके तहत आपको एसपी सिन्हा को पहला गवर्नर बनाया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल। अब कुछ सवालों को ले लेते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन। दोस्तों हम लोगों ने देखा था, जो गांधी जी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपीयरेंस तो 1901 में ही हो जाता है, उसके बाद वो फिर से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर पब्लिक अपीयरेंस की बात हो रही है। तो देखो चीजों को समझो, 1915 में वो भारत आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, उसके बाद वो भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। 1916 में इनका फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, यहाँ पे उनका पहला सार्वजनिक भाषण, जो कहते हैं ना पहला स्पीच, यूनिवर्सल स्पीच देखने को मिलता है। उसके बाद 1917 की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 में ही एक और चीज होता है जिसको कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो ये गांधी जी की जर्नी है। चलिए, अब ये सीडीएस का सवाल है, 2024 में पूछा गया है, अच्छा सवाल है। अब आप समझो, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। पूछा जा रहा है जो हिंद स्वराज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखो। इन हिंद स्वराज महात्मा गांधी फॉर्मुलेट्स अ कंसेप्शन ऑफ अ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। इससे अच्छी अच्छी बातें कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो दिखने में ही अच्छा लग रहा है, तो ये सही है। हिंद स्वराज वॉज द आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ गांधीज प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल राज इन इंडिया। आपको ये लगता है? नहीं। क्यों? देखो ऐसा है, इसलिए मैंने आपको कहा है, जो हमेशा चीजों को टाइमलाइन से समझो। हिंद स्वराज तब लिखा गया था, कब की बात है, 1909 की। इस समय में गांधी जी कहाँ थे? तो ये साउथ अफ्रीका में थे, तो इन इंडिया कैसे हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली राइट, नॉट टू, बाकी के सारे ऑप्शन हैं गलत। तो ऐसे जब आप क्रोनोलॉजिकली चीजों को पढ़ोगे तो फिर आसानी से फिगर आउट कर लोगे जो कौन सा स्टेटमेंट हमें कंसीडर करना है, कौन सा रिजेक्ट कर देना है। चलिए, यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है चीजों को। चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट रोलैट एक्ट, ये तो बाद में आएगा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, यानी कि केक। चंपारण पहले, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, यानी कि 243, 243, और उसके बाद सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, यानी कि पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता है आपको अभी मुझे समझाने की जरूरत है, अब आप ऑटोमेटिकली चीजों को समझ रहे होगे। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। दोस्तों इसके बारे में मैंने लेक्चर में नहीं बताया है, यहीं पे बताना चाहूंगा। उनका नाम है CF एंड्रयूज, यानी कि चार्ल्स एंड्रयूज। इनको दीन बंधु भी कहा जाता है, पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ये क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी के, और ये स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में प्रोफेसर थे। और दीन बंधु गांधी ने ही इनको कहा था। इसके अलावा ये जो चार्ल्स एंड्रयूज थे, वो टैगोर के साथ भी काम इन्होंने कर रखा है, गोखले के साथ भी काम कर रखा है, महात्मा गांधी के साथ तो कर ही रखा है। ठीक है, चलिए।
Who among the following had advised Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open but his mouth shut? तो किन निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को भारत में पहला वर्ष कान खुले रखे हैं लेकिन मुंह बंद रखने की सलाह दी थी? तो ये उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण। बिल्कुल गलत बात है, ये तो राजकुमार शुक्ल थे। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। तो अब बच गया टू ओनली, ऑटोमेटिकली देख लेते हैं। वैसे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी वाज द वन ऑफ द महात्मा गांधीज कॉलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही बात है, टू ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। What was the reason of Mahatma Gandhi to organize a satyagrah on behalf of peasants in खेड़ा? खेड़ा में किस लिए उन्होंने किया था? तो खेड़ा में देखो वहां पे अकाल आ गया था और रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही ज्यादा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसीलिए आवाज उठाई गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो आंदोलन रखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। बिल्कुल गलत बात है। परमानेंट सेटलमेंट तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था 1793 में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो मैंने इतने ही सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि बाकी के सारे सवाल वन लाइनर्स हैं और मैंने जितने भी वन लाइनर्स वाले पॉइंट हैं यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। आप 1 या 2 बार लेक्चर को रिवाइज करोगे, आपका काम हो जाएगा। इतना मान के चलो, जो गांधी से सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, इनके बारे में अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये गांधी जी का फेज 1 था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।